तो कहते हैं ना, भूखा पेट ना भजन हो गोपाला। तो जब तक हमें उतनी भूख नहीं लगी है तो हम भजन सुन लेंगे आराम से, और 10 मिनट रुक जाएंगे, और 15 मिनट। लेकिन जब जनसंख्या उनकी सुधार जनसंख्या के अनुपात में, तो वही जो बहुजन समाज की जो हमारी जो राजस्थान में आपने सबसे पहले जब बामसेफ था तब बामसेफ आपने ज्वाइन की, फिर उसके बाद में आप बहुजन समाज पार्टी में। मूलभूत जो सोच है, वो निश्चित रूप से हम सोचते हैं उसी दिशा में अब समाज भी बढ़ेगा, निचला तबका। अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो 5 साल एक पार्टी से मार खाते हैं, एक सरकार से प्रताड़ित होते हैं, फिर उसको नकारते हैं, फिर उसी नकार का फायदा दूसरी पार्टी को हो जाता है, क्योंकि तीसरा विकल्प डायरेक्ट जो सक्रिय पॉलिटिक्स बोलते चुनावी राजनीति से दूर रहते थे। नमस्कार, आज विशेष बातचीत के अंदर हमारे साथ में हैं धर्मेंद्र जाटव, जो राजस्थान में जब भी वंचित समुदाय, आदिवासी समुदाय और लगातार तरीके से उनको पूरे राजस्थान में हर एक जगह पे उनकी मोमेंट है। तो आज उनके विशेष बातचीत के दौरान हमारे साथ में मौजूद हैं। पहले तो धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो या महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार होता है, तो आप लगातार हर एक मोमेंट में, प्रदर्शन में, धरने में आप रहते हैं। हम सबसे पहला जो सवाल है, राजस्थान में आपने सबसे पहले जब बामसेफ था तब बामसेफ आपने ज्वाइन की, फिर उसके बाद में आप बहुजन समाज पार्टी में आए, उसके बाद में आप टीम राजस्थान बनाई आपने, आज आप एएसपी आजाद समाज पार्टी में शामिल हैं। कैसे आज का क्रम इसको आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग जॉब में थे तो उतना समय नहीं होता था, और डायरेक्ट जो सक्रिय पॉलिटिक्स से बोलते चुनावी राजनीति से दूर रहते थे। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे महापुरुषों का मूवमेंट आगे बढ़े। तो जिस तरह से भी हम लोगों को या समाज को जो पे बैक टू सोसाइटी जो हमें, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए पहले हम बामसेफ से जुड़े। उसके माध्यम से हम कुछ सोसाइटी के कुछ हिस्से तक पहुंच पाए। लेकिन जो हमारे जो दिल में एक चीज थी कि हम एक मास तक पहुंचे, उसके लिए बाद में हम लोग बामसेफ से बीएसपी से जुड़ा। बीएसपी के भी माध्यम से काफ़ी लोग तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग जो सामाजिक जीवन में आए हैं, उन उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वहाँ से बाहर आए। फिर राजस्थान की जो विशेष जो स्थितियां हैं, देखिए बहुजन आंदोलन ने उत्तर प्रदेश पे कामयाबी हासिल की, पॉलिटिकली चुनावी राजनीति हासिल की, सफलता हासिल की। राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनको ठीक से बहुजन आंदोलन ने समझा नहीं अभी तक। उसको लेके हमने एक मोटा मोटी जो राजस्थान के जो जितने भी सक्रिय लोग हैं, हमने ये प्रयास किया कि उनको एक टीम के रूप में संगठित करें, और फिर हम लोग किस तरीके से हमारे बहुजन आंदोलन को मजबूत करते हैं। वहाँ भी प्रयास हमारा बहुजन आंदोलन को ही मजबूत करने का था। लंबे समय से जब सामाजिक रूप से काम किया, तो अभी बहुत ही रिसेंटली 2-3 महीने पहले हमारे जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, तो लंबी उनसे वार्ता हुई। तो अब ऐसा लगा कि हमें फिर से मिलके साथ में काम करना चाहिए, और फिर से अब आज़ाद समाज पार्टी में अब देखो हम लोग इस जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन को हम कहाँ तक ले जा पाते हैं, परिवर्तन के आंदोलन को कहाँ तक ले जा पाते हैं। तो जो परिवर्तन की जो हमारी जो इच्छा है राजस्थान में, कि हम लोग भी सामाजिक परिवर्तन को हम देखें अपनी आंखों से, हम भी लोग आज़ादी की उसमें सांस लें, ये सभी देख रहे हैं। अभी भी हम लोगों को अपनी जो शादियाँ हैं, शादी के जुलूस हैं या हमारी बारात है, उसकी निकासी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन खबरें मिल रही हैं कि हमारे दूल्हों को बारात से उतार दिया जाता है। कल परसों भी खबर लगी, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ की राजस्थान में अभी तक सरकार आई तो बहुत, जिनमें उन समस्याओं को तो छोड़ दो जिनमें जिनके आर्थिक आर्थिक जो उनके आर्थिक भी क्या कहते हैं प्रभाव होते हैं, कि जिन पर बहुत सारे पैसा संसाधन खर्च करना होता है, उन समस्याओं को छोड़ दो। सरकार उन समस्याओं को भी यहाँ की सरकार अभी नहीं मिटा पाई, जिनके लिए कोई अतिरिक्त उनको व्यय करने की जरूरत नहीं थी। बस उनको थोड़ी सी मजबूत इरादे रखने की जरूरत थी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति अगर यहाँ की सरकारों ने दिखाई होती, तो मुझे लगता है कि ये जो दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको अपमानित करने की घटनाएं कभी की बंद की जा सकती थी। लेकिन राजस्थान में कभी ये समस्या है, अन्य प्रदेशों में भी, लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सामंती स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ है। तो हमारा निशाना है कि पहले हम लोग जो यहाँ की सामाजिक परिवर्तन है उसके लिए हम लड़े। इसीलिए फिर से हम लोग अब
आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जो चुनावी राजनीति, उसको यहाँ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पे बन चुकी हैं, अब देखिए परिस्थितियां तो विद्यमान है कि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया है, और सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ पे हर साल क्या होता है कि एक जो कमजोर वर्ग का है, जो हाशिए की आवाज़ है, जिसमें आप दलित, आदिवासी या अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो 5 साल एक पार्टी से मार खाते हैं, एक सरकार से प्रताड़ित होते हैं, फिर उसको नकारते हैं, फिर उसकी नकार का फायदा दूसरी पार्टी को हो जाता है, क्योंकि तीसरा विकल्प नहीं है। तो लगातार इन दोनों पार्टियों ने फुटबॉल बना रखा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस मामले में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी या तो अपना एक मतलब इकलौते रूप में, या फिर एक मोर्चे का गठन करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। पिछली बार भी यहाँ पर आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और ठीक ठाक उसका प्रभाव भी था, प्रदर्शन अच्छा रहा। तो वोट के संदर्भ में पहली बार था, चुनाव के रिजल्ट के संदर्भ में नहीं, वोट के संदर्भ में अच्छा परिणाम कह सकते हैं। तो उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने के लिए अब आए हैं। और राजस्थान में जो बहुत समय से एक मांग चली आ रही चिरकाली कि यहाँ पे एक तीसरा विकल्प भी हो, तीसरा मोर्चा भी हो, जो गरीबों मजलूमों की यहाँ पे बात करे, उनका प्रतिनिधित्व करे, तो मुझे लगता है आज़ाद समाज पार्टी उस जरूरत को, यहाँ के समाज की जरूरतों को पूरा कर सकती है। जी जी। जैसे अभी आपने घोड़ी की बात की कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए काफी संघर्ष है। पिछली जो सरकार में आईपीएस कैडर के जो बने, आईपीएस जयपुर जिले के ही हैं, और अभी उन्हें उत्तर प्रदेश लगे हुए हैं। आईपीएस को घोड़ी चढ़ने से रोका गया, और अभी फिलहाल जो मामला आया अजमेर के लवेरा का, वहां पर भी ऐसे ही एक मामला आया कि दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया। फिर अभी सांचौर का, जहाँ पे एसपी प्रशासन आके वहां पर एक शादी करवाई है। तो आप इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इसको एक किस लेंस में देखते हैं? देखिए, जो जातिवादी ताकतें हैं, ये यही दिखाते हैं कि यहाँ की जो जातिवादी ताकतें हैं वो बेलगाम है, ठीक है ना। अब मैं तो बोलूंगा कि ये कितने कमजोर लोग होंगे। देखिए, किसी के जीवन में भी शादी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। हर आदमी अपनी शादी को उनका जो एक सपना होता है कि भाई मैं अपनी शादी को इतने अच्छे से करूंगा, बहुत खुशियां लेके आती है, जिससे कि दो परिवार भी मिलते हैं। लेकिन कितने कमजोर लोग होते होंगे वो, कि किसी की जो खुशी के मौके में हम लोग शामिल नहीं होते और उनके मौके को खराब करते हैं, अवसर खराब करते हैं, और फिर बाद में वही लोग शौर्यता और वीरता का पहाड़ा पड़ते हैं। इससे नीचता की घटनाएं क्या होती है, देखो मैं तो यहाँ पर, और एक चीज आप देखिए, जो लोग वीरता की और ये इनकी फालतू की बकवास करते हैं कि उनके लोगों ने कभी वीरता पूर्वक काम किया हो या शौर्यता पूर्वक, उन नीच लोगों ने, मैंने तो कभी वो दिखाएं कि आजाद जब से ज्ञात जो इतिहास है कि उन्होंने कभी कमजोर लोगों के लिए लड़े हों। जो लोग इस बात का दम भरते हैं, जो घोड़ियों से उतार रहे हैं, वो नीच लोग कभी ये बताएं कि हमने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के न्याय के लिए लड़े। वो लोग किसकी वीरता? वीरता तो तब है जब आप किसी गरीब मजलूम के लिए, न्याय के लिए लड़े, सीना ठोक के आप सामने खड़े हो जाए कि ये गरीब के साथ ही हो रहा, हम ये होने नहीं देंगे। इसमें वीरता है, इसमें शौर्यता है। आप एक झुंड बनाकर किसी गरीब कमजोर को, अब मैं तो मीडिया वालों से बड़ा परेशान रहता हूँ और इसको मुद्दा उठाता भी हूँ, इस मुद्दे को बार बार, कि 10 लोगों ने किसी औरत को चौराहे पर नंगा कर दिया। इसमें दबंगता क्या है? क्या है दबंगता? 10 लोगों ने मिलके एक गरीब परिवार की झोपड़ी को जला दिया, इसमें क्या दबंगता है? इसमें दबंगता है कहीं? मीडिया हेडलाइन वीरता है इसमें कि दबंगों ने एक दलित की झोपड़ी को जलाया? इसमें दबंगता क्या है? दबंगता तो तब होती कि उसकी कोई झोपड़ी को जलाए और आप जाकर उसको प्रोटेक्ट करो, ये दबंगता है। इसमें वीरता है। बेसिकली यहाँ पर कायर और कमजोर टाइप के लोगों को वीरता का टैग दे दिया गया है, और मीडिया भी उस तरीके के माइंडसेट का, जातिवादी जो है वो उन चीजों को उस तरीके से प्रचारित करता है कि आपने बहुत अच्छा किया और इसी में दबंगता है। आप कमजोरों को सताइए, आप दबंग हैं। हमने मानक बनाए हुए, आप औरतों को सड़क पर नंगा कीजिए चौराहे पे, आप दबंग हैं। आप कानून की मत मानिए, आप पुलिस के ऊपर लठ चलाइए, उनके ऊपर पत्थर चलाइए, आप दबंग हैं। इस तरीके के मानक हमारी यहाँ की मीडिया ने बनाए हुए हैं आज़ादी के समय से। तो उनको जब तक रोका नहीं जाए और हम लोग इस बात पे आम सहमति का निर्माण ना करें कि ये जो घटना है ऐसी, जो किसी गरीब बेचारा जो जीवन भर सपने देखता है कि मैं अपने बेटे की शादी करने जा रहा हूँ,
आप देखिए उसे घोड़ी से उतार दो, उसको पटक दो नीचे, उसे घायल कर दो, वो जैसे तैसे शादी करके आएगा, लेकिन जिस अपमानित मन से वो करके जाएगा, वो कितना उसके जीवन में एक टीस पैदा बिल्कुल करेगी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। वो कैसे इस देश में, जो हम बोलते हैं कि हम लोगों को मैं तो आरएसएस वाली लैंग्वेज में, वो अगर समरस भी करना चाहते हैं, समानता छोड़ दो, कैसे समरस हो जाएगा? बिल्कुल आप किसी समाज को अपमानित करेंगे, अगर किसी, जो ये लोग आज ये बकवास करते हैं वीरता की, ये सब चीजें पहाड़े पड़ते हैं, तो उनके साथ अगर ये सब चीजें की जाए, अपमानित किया जाए, उनको कैसा लगेगा? जीवन भर किसी व्यक्ति को अगर उसकी, मैं तो अगर ये कल्पना करके सिहर जाता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को जो शादी करने जा रहा है, वो अपने उसका एक, जब से वो जवान होने लगा है, वो सपने देखता है कि मैं शादी करूंगा अपनी मनपसंद लड़की से, इस तरीके से वो एक सपने सजोता है, और उस सपने में खलल डालने वाले लोग वहां पे पैदा होते हैं, और उस इस तरीके से अपमानित करते हैं, और जीवन भर कहीं ना कहीं उसमें कुंठा पैदा करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो हमारे लोग, हमारे समाज में क्या है कि जब तक हम उन लोगों को चिन्हित करके, जिन कास्टिस्ट ग्रुप्स को चिन्हित करके उन पर प्रश्न नहीं खड़ा करते, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बहस नहीं खड़ा करते कि इसमें क्या वीरता है, इसमें आप अपनी जातीय घमंड को बनाए रखने के लिए, जातीय अहंकार को बनाए रखने के लिए किसी कमजोर को तोड़ रहे हो, आप किसी कमजोर को पीट रहे हो कि आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिब्रेट करने का हमारा अधिकार है। तो उन लोगों को चिन्हित करके जब तक हम उन लोगों पर सवाल नहीं दागेंगे, वो सवाल नहीं पूछेंगे, मुझे लगता है कि इस मानसिकता से निजात नहीं मिलेगी। जब तक इस मानसिकता से लड़ेंगे नहीं, तब तक, क्योंकि प्रशासन में भी तो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं अधिकतर, बिल्कुल शासन प्रशासन में जो राजनीतिक ताकत भी उन्हीं के पास में है, क्योंकि रिसोर्सेज उनके हाथ में, और सही मायने में देखा जाए तो सारी लड़ाई रिसोर्सेज पे कब्जा करने की है। आज हम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, तो सामाजिक परिवर्तन भी इसीलिए जरूरी है जिससे कि आर्थिक मुक्ति की जो हमारी लड़ाई है वो शुरू हो सके। जब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं ले लेते, सामाजिक बराबरी की स्थिति नहीं ला पाते, आर्थिक आज़ादी एक दिवा स्वप्न है। तो हम लोग जो ये है, जो जिस तरीके की राजनीति हम कर रहे हैं, बहुजन वैचार की राजनीति, वो देखा जाए तो वो सामाजिक परिवर्तन का ही आंदोलन है। चुनावी राजनीति चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन के साथ ही हमें हासिल होगी, नई तरीके की राजनीति, और उसी को गठित करने के लिए हम नए तरीके से आजाद समाज पार्टी के साथ में हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। हम्म, अ, फिलहाल जो राजस्थान में जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन आंदोलन है, हम्म। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर दलित आदिवासी समाज ही यहाँ पे करीबन 30% से ऊपर है, और कमजोर जो समाज है, जिनकी हमको जो परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज, इनका ठीक ठाक यहाँ पे बहुत अच्छा रेशियो है, और यहाँ पे पूरी संभावना है कि उस तरीके की राजनीति पैदा हो, क्योंकि यहाँ मुट्ठी भर लोगों के पास में ही रिसोर्सेज संकेंद्रित हैं राजस्थान में। तो लेकिन जो अभी तक का जो डोमिनेंस रहा है जो पावरफुल कम्युनिटीज कास्ट का, उसके चलते अभी यहाँ पर उस तरीके का एक असरसन नहीं हो पाया, लेकिन असरसन खरा वो नहीं हुआ है तैयार। अभी देख रहे हैं कि लगातार लोग असर्ट कर रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हर समाज अपनी अपनी बातें कर रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट वाली अपने कास्ट के ग्रुप के रूप में कर रहे हैं गरीब समाज, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो हमारी जो लड़ाई के जो मुद्दे हैं वो सामाजिक आर्थिक हैं, और वो कॉमन है, मोटा मोटी, जैसे कि चाहे वो आंदोलन सीएचए के फॉर्म में हो रहा हो पिछली बार, लेकिन वो रोजगार को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रोजगार, बेरोजगारी की समस्या, और सभी युवाओं की, सभी ये जो नीचे के तबके हैं उनकी बराबर युवाओं की समान समस्या है रोजगार के लिए। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग जो ये जो कमजोर समाज की समस्या है, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जब हम बेरोजगारी की बात भी करते हैं, तो ये समस्याएं भी उन्हीं लोगों के बीच में ज़्यादा हैं जो दलित आदिवासी समाज से हैं, कमजोर समाज से हैं। आज जिनके घर में, जिनकी जेब में या जिनके बैंक अकाउंट में 20-50 लाख रुपए जमा है, वो लोग बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। वो अपना कोई ना कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, अच्छा कोई स्किल ले सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम, जो बेरोजगारी की जो बात चल रही है, वो रूरल सेंट्रिक है, और रूरल सेंट्रिक में भी वो लोग हैं, ज़्यादा हैं, जिनमें पहली या दूसरी पीढ़ी या पढ़ लिख कर, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, और वो मजदूरी की तरफ नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको कोई एक सम्मानजनक कार्य मिले। तो ये समस्या है अधिकतर रिसोर्सलेस जो सोसाइटी है, जो है यहाँ पर डिप्राइव्ड सेक्शन है जो हमारी सोसाइटी का, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग,
या अल्पसंख्यक समाज का जो बड़ा तबका है, वो लोग, उनको जो युवा हैं वो बेरोजगारी की समस्याओं से त्रस्त हैं। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ियां हैं इन पर बहुत तेजी से आम सहमति बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सरकारें बदल रही हैं बार बार, नारे लग रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो अभी जो धनतंत्र का जो बोलबाला भी फिलहाल में है, वो एक ना एक दिन वास्तविक जो समस्या है उनके सामने वो घुटने टेकने मजबूर होगा। अभी क्या है कि धनतंत्र का बहुत ज्यादा इतना बोलबाला है कि किसी भी समस्या को दबाना है, किसको उभारना है, वो कुछ चंद जो मीडिया घराने वो कर देते हैं यहाँ पे इस देश में। लेकिन निश्चित रूप से जब हमारी जो भूख उस लिमिट तक बढ़ जाएगी, तो कहते हैं ना, भूखा पेट ना भजन हो गोपाला। तो जब तक हमें उतनी भूख नहीं लगी है तो हम भजन सुन लेंगे आराम से, और 10 मिनट रुक जाएंगे, और 15 मिनट। लेकिन जब भूख हमें पूरी सताने लगेगी तो ये निश्चित मानिए कि लोग बाग भजन छोड़ के, मतलब ये सांकेतिक है, भजन छोड़ के निश्चित रूप से खाने की तरफ भागेंगे। तो वही समस्या है अब मोटा मोटी राजस्थान में या पूरे देश में स्थितियां अब तैयार हो चुकी हैं कि हमारा जो गरीब कमजोर समाज का युवा है वो निश्चित रूप से अब अपने हक अधिकार के लिए अब आगे कूदेगा, और वो एक साथ होकर लड़ेगा। और वही जो बहुजन समाज की लड़ाई है, जो हमारा जो हम लोग तो चाहते हैं कि नीचे जो कमजोर समाज उनकी बात हो, उनके जो उनका हिस्सेदारी जो बनती है, उनकी जो जनसंख्या उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुपात में हो, तो वही जो बहुजन समाज की जो हमारी जो मूलभूत जो सोच है, वो निश्चित रूप से हम सोचते हैं उसी दिशा में अब समाज भी बढ़ेगा, निचला तबका। जी। जो राजस्थान में जो लीडरशिप, वास्तविक लीडरशिप है, जो एक वंचित समुदाय है, एक बड़ा तबका है राजस्थान में वंचित समुदाय, वो लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बोलूं कि हम लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेके हमारे यहाँ पर फैला हुआ है कि हम लोग एमएलए एमपी और लीडर्स में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो रिजर्वेशन का यहाँ पर पूरा मामला है, तो जब रिजर्वेशन है तो एमएलए एमपी तो रिजर्वेशन के प्रोडक्ट हैं। और अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दूं, मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अभी रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। लेकिन वो मूलतः वहाँ पे किसी जो डोमिनेटिंग जो कास्ट है उसका प्रभाव है, और वही जो ये बहस वहीं सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज तक चली जाती है। डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसे मानते थे कि ये रिजर्वेशन जो कर देंगे, चलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर देंगे और रिजर्व कैटेगरी के लोग भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जिनका डोमिनेंस है वो अपने डोमिनेंस को कभी नहीं टूटने देंगे। जिन कास्ट का डोमिनेंस है उन क्षेत्रों में, वो अपने पसंद का किसी व्यक्ति को आकर निकाल के टिकट दिलाएंगे और उसको एमएलए एमपी बनाएंगे। वही अभी तक सिलसिला चला आ रहा है। आप देखिए कि जिन समाजों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, उनके प्रतिनिधि बैठ के वहां ऊँगते रहते हैं। हमारे SC ST के कितने जो प्रतिनिधि हम हर बार उतने भेजते हैं यहाँ से, 34 राजस्थान विधानसभा में भेजते हैं। आप देख रहे हैं कोई किसी हमारे मुद्दों को लेके कोई बोलता नहीं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो भाई अपने समाज की समस्याओं तो बोलो। बहुत सारे तरीके से उनको हमारा समाज प्रताड़ित हो रहा है, उनके जो हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो पॉलिसीज उनके लिए कुछ बन भी रही हैं तो वो लागू नहीं हो पा रही हैं, पैसा लैप्स हो जा रहा है, तो इस बारे में कोई कहीं बोलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मेरा टिकट कट जाएगा। तो फिलहाल के सेटअप में अभी तक तो हम लोग जो चुनावी राजनीति वाले एमएलए एमपी तक ही हम पीछे पड़े रहे, इसी को लीडरशिप मानते रहे। तो अब मूल रूप से समाज के बीच में ये धारणा अब जा रही है, धीरे से बन रही है कि एमएलए एमपी बन जाने से सामाजिक परिवर्तन का कोई सरोकार नहीं है। ये 1000 साल तक भी और हमारे एमएलए एमपी बनते रहे, उससे भी हमारे समाज में कोई परिवर्तन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो डोमिनेटिंग जो एरिया की डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी है, जो नहीं चाहती कि परिवर्तन हो, वो अपने चहेते आदमी को, एक आदमी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल ही, जिसकी सोच नहीं है, कोई चेतना का निर्माण नहीं, जिसमें वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पाया है, तो उसको पकड़ के वो टिकट ले आते हैं और फिर एमएलए बना लेते हैं। हम लोग भी फिर वो भेड़ बन जाते हैं अपनी जाति को देख के कि मेरी जाति का रिजर्व सीट पे कि मेरी जाति के व्यक्ति को टिकट मिल गया तो मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। हम लोग भी भेड़ माफी हाँक दिए जाते हैं। तो अभी युवाओं में ये चीजें जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में युवा और जो नई पीढ़ी है इस चीज को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। तो दलित समाज में अभी तक कोई सामाजिक लीडरशिप थी नहीं। ये पहला प्रयास काशीराम जी ने किया। अभी जो ये प्रयास चल रहा है भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी का आंदोलन, और जो हमने टीम राजस्थान के पहले भी ये किया, तो उसमें हम सामाजिक लीडरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरी तरीके से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक लीडरशिप बने, और इस सामाजिक लीडरशिप से फिर हमारी पॉलिटिकल
लीडरशिप निकल के जाए जो समाज के प्रति उत्तरदायी हो, किसी पार्टी के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए काम करे, उनकी जो केंद्र में वो समाज की समस्याएं हो वो तभी होंगी। और उसी श्रेय में अभी राजस्थान में कुछ युवा आगे बढ़ते नजर आते हैं और वो प्रयास करते भी हैं, लेकिन इसमें एक डिस्टरबेंस भी हुआ है। सोशल मीडिया ने हमको एक मौका दिया है कि हम लोग अपनी बातों को लोगों तक ले जा सकें, लोगों को ऑर्गेनाइज करें। सोशल मीडिया ने हमारे लिए तो एक वरदान साबित हुआ है, SC ST जो कमजोर वर्ग है, SC ST OBC है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शोर भी साथ में यहाँ से क्रिएट हुआ है। तो कुछ लोग शोर के दम पे भी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो हमारा समाज अभी अंतर करने की स्थिति में नहीं है कि गंभीरता पूर्वक जो परिवर्तन का आंदोलन क्या है और शोर मचा के एक पॉपुलैरिटी गेन करना क्या है, ये इसमें भी अभी अंतर है। तो राजस्थान में निश्चित रूप से वो भी समाज थोड़ा दिन में, जो ये शोर भी थोड़े दिन में थमी जाना है, फिर परिष्कृत हमारी लीडरशिप निकल के आएगी मुझे लगता है। और आने वाले समय में दलित समाज, मतलब हम बहुत मतलब आशावान है इस बात को लेकर कि राजस्थान में बहुत अच्छा हम करने वाले हैं 2-5 साल में। जो हमने जो पिछले 10-15 साल जो अपन ने मेहनत की है कि हमारे समाज में जागरूकता लाने के लिए युवाओं ने, उनकी जो मेहनत का जो फल हमें बहुत जल्दी अब मिलने वाला है। और आने वाले चुनाव में भी हम लोग इसका, आप देखेंगे कि इसका निश्चित रूप से एक प्रभाव हमको देखने को राजस्थान में देखने को मिलेगा हमको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ में थे धर्मेंद्र जाटव, और आज की इस बातचीत के विषय के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने आपके मंच से मुझे मौका दिया ये, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जो इस बात को आगे बढ़ाएंगे।